हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि गुरु आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पत्ता कट करने वाले हैं, यानी कि ई से लेके वाई तक सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 12 को पूरी तरीके से समझ लेंगे, चाहे वो नोट्स हो, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, चाहे वो कुछ भी ही क्यों ना हो, हम हर एक चीज़ को आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ऐसे ये सारी बातें तो अपन करते रहेंगे, पर एक छोटी सी स्पीच देना चाहूँगा। देखो, मोस्ट ऑफ ने टर्म 1 का रिजल्ट देख लिया होगा, एंड टर्म 1 ने हमें सीधा सीधा ये बता दिया है कि अब तू ये सोचता है कि तुझे सब कुछ आता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे कुछ भी नहीं आता है, एंड ये तो फिर भी टर्म 1 था जिसके अंदर 4 ऑप्शंस थे। टर्म 2 के अंदर तो ऑप्शंस भी नहीं होंगे, तब क्या करेगा? ठीक है, ऐसा सीधा सीधा टर्म 2 ने आपको बता दिया है, एंड मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एंड शायद यही वो किक थी जिसकी शायद ज़रूरत थी। ठीक है, तो शायद आप लोगों को भी ये किक मिल चुकी होगी, है ना? अच्छे से लात, डंडे, घूसे सब कुछ मिल गए होंगे। तो अब बिना किसी बकवास के हम लोग शुरू करते हैं। तो एज की इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन है, आई एम होपिंग सो कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के डिटेल वीडियो या फिर कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रखा है। नहीं भी पढ़ रखा फिर भी कोई बात नहीं, बहुत सारा आपके दिमाग में अभी चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से पहले सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट का। इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो कि आपको एज इट इज़ लिखना है। द electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time। सीधा साधा इलेक्ट्रिक करंट का ये एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, जो कि आपको एकदम एग्जैक्ट लिख के आना है। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था ना, तब इलेक्ट्रॉन्स वाला फंडा किसी को भी नहीं पता था। तो लोगों ने ये सोचा कि जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है वहीं से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा है। बट जब बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो, पहले वाली थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इलेक्ट्रिक करंट के अपोज में चलते हैं, वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोज में चलता है, वाइस वर्सा, यानी कि जैसा पहले सिचुएशन में था वैसा का वैसा इस सिचुएशन में भी। उसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट फार्मूला, जो कि है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसके अंदर जो आई है उसका मतलब होता है करंट, जिसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। एम्पियर के अलावा भी इसके कुछ यूनिट्स हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिली एम्पियर के बारे में बताया हुआ है। मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के साथ बस 10 पावर माइनस 3 की जगह वहाँ पे आ जाता है 10 पावर माइनस 6। ठीक है, एम्पियर का जो नाम है वो आया था एंड्रे मारे, जो कि एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट है। ठीक है, उनके नाम से एम्पियर को नाम दे दिया था। एम्पियर को मेजर करने का एक डिवाइस होता है जिसे एमीमीटर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्यू यानी कि नेट चार्ज, जिसका ऐसा यूनिट होता है कुलुम। ठीक है, कुलुम का भी एक इंटरेस्टिंग है कि कुलुम एक चार्ज प्रोसेस करता है, मतलब एक अपना एक चार्ज निकालता है एक कुलुम, जो कि होता है 6 × 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 × 10 पावर नेगेटिव 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पता नहीं इसको पावर नेगेटिव 19 ही कहते हैं या फिर क्या कहते हैं। ठीक है, छोड़ो। तो इसके बाद जो है ना एमीमीटर का बताना भूल गया। एमीमीटर जो होता है वो सर्किट में कहाँ कैसे लगता है पता है? देखो, पॉजिटिव साइड से अगर करंट आ रहा है ना तो उस एमीमीटर के साइड में पॉजिटिव लिखना है एंड नेगेटिव लिखना है, मतलब फ्लो के साथ ही उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहना चाहिए। वोल्टामीटर के साथ भी सेम कंडीशन है। ठीक है, वोल्टामीटर बारे में नहीं पता तो आके देख लेंगे। फिर इसके बाद जो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम। इसका एक मतलब इसको ऐसा आता है कि स्टेट द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं, देखो देख लेते हैं। इफ़ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। वैसे ये स्टेट करने के लिए बहुत कम आता है, ज़्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये सारे आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इतना ध्यान देने की क्वेश्चन नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन भी ओम लॉ से ही आते हैं।
तो चलो अब आ जाते हैं हमारे सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। देखो इसके अंदर एक सेल होता है, बैटरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसके भी दो पार्ट्स कैसे अलग अलग होता है। एमीमीटर की ज़रूरत नहीं है, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। प्लग की का एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर देखो अगर की क्लोज्ड है तो ही सर्किट में करंट फ्लो होगा, अगर ओपन है यानी कि उसके अंदर वो सर्कल नहीं बना हुआ है यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चंस की बात में पूछोगे तो एक बार थोड़ा बहुत दिमाग में तो डाल लो यार, क्वेश्चंस थोड़ी देर तो रुक जाओ। एक करूँगा फिर ही क्वेश्चंस को देख लोगे तो फिर माइंड जो है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग में लग जाएगा, ना कि समझने में। तो एक बार थोड़ा बहुत समझ लो, आधा चैप्टर कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक येलो कलर का बॉक्स होता है जिसके अंदर हमें ये बताते हैं कि आखिर कंडक्टर या फिर जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसा हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं ना उनकी साइज़ बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स एंड अदर मेटल्स। तो अब क्या होता है, अब मेटल्स की साइज़ बड़ी है तो उनका न्यूक्लियस में जो बार बार तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ऐस तभी तो साइज़ बड़ी है। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियस जो सबसे लास्ट में जो यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर अपना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी कभी घूमने निकल जाते हैं एंड उसे हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से चार्ज कंडक्ट होता है। एक सेल यही करता है। सेल क्या करता है, जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो इधर से पावर लगाता है एंड अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है। तो एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना वो भी अपनी तरफ उन्हें एब्जॉर्ब करता रहता है। तो वो लोग ऐसा फिर फ्लो चलता रहता है। आ गया समझ में? अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा बहुत ज़्यादा ईजी है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पॉइंट ए या बी में कोई भी करंट का डिफरेंस होता है या फिर वोल्ट का डिफरेंस होता है, डेट इज सो कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फंडा और अपन आगे देख लेंगे। ये वही पॉजिटिव नेगेटिव का है, पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा फ्लो, नेगेटिव की तरफ कम फ्लो, पर इसका बहुत ही ज़्यादा डिटेल फंडा हम आगे देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है वी। ठीक है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट के नाम पे पढ़ा है जिसका नाम है एलेजेंड्रा वोल्टा नाम था। ठीक है, इसके बाद आता है डब्ल्यू, जो कि हमने 9th में पढ़ा था, यानी कि वर्क डन, जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है। उसके बाद चार्ज आता है जिसका सिंबल क्यू होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है जो कि हमने अभी पढ़ा। इसके बाद अगर हम लोग इसके फॉर्मूला पे चले तो फिर वो होता है वोल्ट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये स्टेटमेंट आ सकता है इसको स्टेट करने के लिए। तो इसमें एक सीधी सी चीज़ लिखनी है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वोल्ट वाले को इंक्लूड मत करना, सिर्फ जूल और कूलम्ब को इंक्लूड करना कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, यानी कि 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल की एनर्जी लगी है, तो उसको फिर वोल्ट कहते हैं हम लोग। एंड इसके आगे बस 1 लगा देना, ऐसा यूनिट्स को लिख देना, बस योर स्टेटमेंट इज़ डन। ठीक है, अब वोल्ट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर जो है ना सर्किट से पैरेलल में लगता है। पैरेलल एंड सीरीज़ का तो पता ही होगा, तो ये पैरेलल में लगता है। ये एमीमीटर के जैसे इसके अंदर टर्मिनल्स भी सेम होते हैं, यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद ये सर्किट डायग्राम आ जाता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट की वाला पॉइंट्स था कि की क्लोज एंड ओपन का, वो मैंने बता दिया। उसके बाद वायर जॉइंट का याद रखना, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग का याद रखना। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टाट। रियोस्टाट एक पर्टिकुलर एरिया का रेजिस्टेंस रोकने के लिए वर्क करता है, या फिर अगर आपको किसी मशीन या फिर डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है अगर आपने गलती से कोई और लगा दिया एंड आपको उसको चेंज करना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टाट को आप इजीली लगा सकते हो। उसके बाद एमीमीटर एंड वोल्टामीटर आ जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक सीधा सा फंडा है। इसके अंदर हमें हीटिंग इफेक्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हीटिंग इफेक्ट वाला फंडा अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप बताया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है, यानी कि सीधी सी बात है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम found out the relationship between the current flowing in a metallic wire and the potential difference across the terminal। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि the potential difference V across the wire and the given metallic wire in an electric current
इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर उनका टेम्परेचर रिमेन्स सेम रहे, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स, देखो इसके बारे में एक सीधा सा फंडा है, डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स हैं वो ले लेना। फार्मूला शीट है जिसके अंदर हर एक फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद यहीं पे हमें कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, वो है आर इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक और फंडा है कि अगर आ जाए कि इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, तो ये देखना कि सबसे लास्ट वाली या फिर सबसे एग्जैक्ट। जैसे कि अगर जो पॉइंट है ग्राफ का वो रुक रहा है 2 पे एंड 0.6 पे, तो उन दोनों को डिवाइड कर दो एंड जो कुछ भी निकलेगा ना वो उनके बीच का रेजिस्टेंस है या फिर वो उनके बीच का डिफरेंसेस है। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो उनके बीच का जो कांस्टेंट टर्म है ना, यानी कि उन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी के बीच का कांस्टेंट टर्म वही रेजिस्टेंस है। अगर देखोगे पूरा ग्राफ बनाओगे ना इनफाइनाइट तक भी, तो भी वही सेम डिजिट रहेगा। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले को तोड़ मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, जो ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई कैन बी इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक है, अब इसको स्टेट कैसे करना है, स्टेट इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ करंट इज़ 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है एंड द करंट थ्रू रिंग इज़ 1 एमीमीटर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। सीधी सी बात है। एक और बात है कि इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है तो करंट हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है कि रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सीधा सा टर्म है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टाट इज ऑफ्टेन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये इसमें एक है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अगर वायर की लेंथ डबल कर देते हैं तो एमीमीटर की रीडिंग यानी कि करंट की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी हाफ हो जाती है। इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, nature of its material, prescribes of measurements having shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length, inversely proportional to the area of cross section, that is। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशंस बन चुकी हैं। यहाँ पे ना जैसे हमने ओम्स लॉ के अंदर आर को एज अ कांस्टेंट टर्म लगाया था प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, वैसे यहाँ पे रो को लगाया है। रो जो है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस इक्वेशन में, जहाँ पे रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल होता है, ये मटेरियल की कंडक्टिविटी को बताता है। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये कैसे मिला, ओम मीटर हमें मिला है लेंथ एंड एम्पियर के ऐसा यूनिट से। ठीक है, इसका आ सकता है तो बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। लेंथ का मीटर होता है, ठीक है, एम्पियर का हमारा कुलम होता है एंड रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो कुलम हट जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा रेजिस्टेंस एंड मीटर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दैट्स योर आंसर। मेटल्स एंड एलॉय, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें बताया है कि हम लोग एलॉयज़ को क्यों चूज़ करते हैं। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, मेनली 2 रीजंस है। पहला रीज़न है उनकी रेजिस्टिविटी। मेटल के एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे से हीट अप हो जाते हैं एंड एज कि वो एलॉय हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए वो हीटअप तो हो जाते हैं पर मेल्ट नहीं होते, इसलिए उन्हें हीटर एंड रोस्टर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि वो एज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एंड ये सब कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, 2 ही सिस्टम है, एक है सीरीज़ वाला एंड एक है पैरेलल वाला। सीरीज़ यानी कि एक सीरीज़ में लग रहा है 1/1 एंड टू एंड कनेक्टेड में। ठीक है, इसमें जो है उनका जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है डायरेक्टली और कुछ भी नहीं होता, यानी कि RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स सॉल्व। इसके बाद होते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल यानी कि एक के ऊपर एक रेजिस्टर एंड उन सब के एंड्स जो हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। अब पूछोगे कि क्या भाई इसके अलावा भी है, हाँ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉर्मेशंस हैं, जैसे सेमी पैरेलल, सेमी सीरीज। इसके अंदर क्या होता है कि एक या 2 जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में हैं एंड दूसरे जो है वो सीरीज़ में हैं।
ठीक है, ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे आ सकता है, तो उसमें क्या करना है कि इनको धीरे धीरे सॉल्व करो। हम लोग इक्वेशन में कैसे यूज़ करते हैं बोर्ड मास का, पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ डिवीज़न एंड ये सब कुछ हम लोग करते हैं, तो वैसा भी इसके अंदर करो। पहले पैरेलल्स को सॉल्व कर दो, फिर सारे पैरेलल्स को मिला के एक सीरीज़ में लेके आ जाओ, फिर सीरीज़ को ऐड कर दो। ऐसे करके करोगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझे ना कि अगर पैरेलल में दिया हुआ है एंड सीरीज़ में दिया हुआ है तो पैरेलल को पहले सॉल्व करो। इसका एक फार्मूला होता है जो कि होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये ऐसा सिंपली हो जाता है। अब ठीक है, तो अब ऐसा आता है, तो उसके अंदर सबसे पहले उन रजिस्टर्स को पैरेलल में अरेंज करो एंड सीरीज़ के जैसे लाओ। जैसे उन्हें अगर आप लोग सॉल्व कर दोगे तो फिर एक ही रजिस्टर जितना मिल जाएगा वैल्यू आपको, तो वो सीरीज़ में आके उन्हें सीरीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। इसके बाद आता है रजिस्टर्स में जो उसका करंट होता है वो थोड़ा बहुत मिसबिहेव करने लग जाता है, यानी कि चेंज होने लग जाता है, पर पैरेलल में वो कांस्टेंट रहता है। R1 R2 एंड R3 सबके पास कांस्टेंट करंट जाएगा। इसके लिए एक स्टेटमेंट भी है, कहाँ चला गया, हाँ इसमें एक है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है, अब आएगा कि फ्यूज़ का जो वायर है या फिर जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए। देखो, जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एंड मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होना चाहिए बिकॉज कि जैसे उसको शॉर्ट सर्किट लगे उसका टेम्परेचर हाई हो जाए एंड फिर वो शॉर्ट यानी कि वो फ्यूज़ हो जाए एंड उसका वायर जो है जल के पिघल के टूट जाए, ताकि कनेक्शन जो है एक बार के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये कई बार ओवरलोड की वजह से होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसमें हम लोग पावर का यूज़ करते हैं। पावर यानी कि वॉट, इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है जिसका सिंबल होता है W, यानी पर हम लोग इसको यूजुअली P से ही डिनोट कर देते हैं, पर हाँ वॉट को भी यूज़ कर सकते हो। सो P इज इक्वल्स टू V Q अपॉन T, या फिर ऐसा देखो हमको पता है कि Q अपॉन T का एक और इक्वेशन था जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे P कैन बी इक्वल्स टू V बाई I, यानी कि V इंटू I। इसके बाद H, हीट को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि H इज इक्वल्स टू VIT। इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक और फार्मूला है कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर बाई RT। ओके, इसमें एमीमीटर का यूज़ करके, वोल्टामीटर का यूज़ करके, रेजिस्टर्स का यूज़ करके हीटिंग इफेक्ट को पता लगाया जा सकता है। ऐसा आ सकता है कि अगर हीटिंग इफेक्ट ये है, करंट ये है, तो फिर आपको कितने बल्ब की ज़रूरत होगी, पावर ये है, एंड ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका इलेक्ट्रिक पावर। खैर ये हिस्सा कटा हुआ है, मतलब कि ये हमारे कोई एग्ज़ाम पेपर में नहीं आएगा, सो इसके ऊपर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। होप्स हो कि आपने यहाँ तक देखा होगा। चैप्टर को हमने पूरी तरीके से ऊपर से पढ़ लिया। ऊपर से तो क्या, हर एक चीज़ अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद अगर कुछ कॉन्सेप्ट अगर रह जाता है तो वो ये है कि भाई क्वेश्चंस का क्या। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एकदम सारे के सारे करेक्ट मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल पे भी अवेलेबल है। एंड अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिस की। टर्म 1 में कितने हमने MCQs प्रैक्टिस किए थे, रिजल्ट कितना बुरा आया वो मैं जानता हूँ एंड आप लोग भी जानते हो। तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिसिंग से ज़्यादा आई थिंक कि हमें उन्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल रेजिस्टर्स जो होते हैं या फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कैसे बताया, ये मेरे एक्सपीरियंस से बताया। ठीक है, मार्क 10th एक ही बार दिए, ये फर्स्ट ईयर है मेरा, इसलिए हालत ख़राब हो रही है। एक्सपीरियंस यानी कि मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस एंड किए हैं। आप भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ज़्यादा फोकस जो है ना उन फॉर्मूलेज को समझने में करो, ताकि उन्हें मतलब किधर से भी कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जैसे कि रजिस्टर्स का देख लिया। अब रजिस्टर्स कैसे भी लगा के आ सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल का कोई ठेका नहीं है, कैसा भी आ सकता है। उन्हें आपको सीरीज एंड पैरेलल में के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिसिंग कर रहे हो अच्छी बात है, पर प्रैक्टिसिंग से ज़्यादा फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। एंड अगर किसी भी चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स, नोट्स कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो। मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, अच्छा वीडियो बना दूंगा, पर आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे बताओ। सो ओके, वीडियो यहाँ पे एंड हो जाता है। जिन्होंने यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच।